गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इस चैनल के माध्यम से होम साइंस से संबंधित विषयों का शिक्षण किया जाता है। इस समय बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हल करा रही हूँ, जिसका यह 5वां वीडियो है। आज हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। आपको भी बताना है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। स्टूडेंट मेरे साथ आप लोग भी 20 प्रश्नों को सॉल्व करिए। वीडियो को रोककर आंसर करिए। देखिए 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। 20 में 20 या 20 में 10। ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी है गृह परीक्षा द्वारा, डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। क्या होना चाहिए? इसका आंसर बताइए आप लोग। क्या होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, बी है 7 से 13 वर्ष, सी है 5 से 11 वर्ष, डी है 6 से 12 वर्ष। कितना है? 6 से 14 वर्ष। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बी है बाल मनोविज्ञान का, सी है शिक्षा संहिता का, डी है अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अध्यापक को अध्यापन विषय का जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। अध्यापन विषय की जानकारी विषय को पढ़ाने के लिए, बाल मनोविज्ञान की जानकारी बालकों की स्थिति को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? आपको यहाँ बताना है। कौन सी मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासी विधि है, सांख्यिकी विधि है? वैसे तो सभी विधियाँ क्या है, बच्चों के लिए है, बच्चों पे अध्ययन की जाती है, लेकिन पूछ रहा है वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी अच्छी विधि है? विकासी विधि। ऑप्शन सी सही है। अगला है क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। मतलब कहाँ कहाँ से बच्चों का समाजीकरण होता है, कहाँ से वे सीखते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। सही आंसर क्या है? इन सभी से। सबसे पहले बालक परिवार से सीखता है, फिर साथियों से, अगल बगल के साथियों से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है, यानी कि इन सभी जगहों से बच्चों की समाजीकरण होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य क्या है? शीर्षस्थ सिद्धांत यानी इसको मस्तकाधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। शीर्षस्थ सिद्धांत को और क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। के अनुसार निम्न कौन सा कथन सत्य है? यानी मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या शीर्षस्थ सिद्धांत किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है विकास सिर से पैर की होता है, बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर से क्या आशय है? सिर से पैर की ओर से क्या आशय है? सिर से पैर की तरफ का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चा जो होता है, सिर के भागों का विकास वृद्धि होती है। जैसे बच्चा सबसे पहले आँख खोलता है, फिर आँख के ऊपर पड़ने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन की तरफ जिधर रोशनी पड़ती है उधर आएँ बाएँ देखता है, दाएँ बाएँ वो देखता है। उसके बाद सिर के बाद सर उठाना शुरू करता है, फिर हाथों में गतियाँ होता है, यानी कि वो घुटने हाथों से वस्तुओं को खींचने लगता है, मुंह में डालने लगता है, हाथों की उंगलियां मुंह में डालने लगता है। फिर पैर की तरफ यानी पहले पीठ की तरफ सरकता है, फिर पैर के घुटने बल चलने लगता है, घुटने से चलने के बाद पैर पे चल खड़ा होता है। यानी विकास क्या हुआ? सिर से पैर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में वे कौन सी वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति की वैयक्तिक विभिन्नता यानी कि वो नेपाली है या इंडियन है, या इन सब चीज़ों को कैसे अंतर किया जा सकता है? तो उसकी रंग, रूप, कद, काठी, बुद्धि से भी अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे सही आंसर है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप में PRSN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। यानी कि आप लोग को बताना है PSRN का फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सीधे सीधे आंसर आपको बता देती हूँ। ए क्या है? समस्या हल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद क्या है? तार्किक व आंकिक क्षमता यानी कि रीजनिंग एंड नंबर सी। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्टकी ने बाल विकास के बारे में कहा है। वाइगोस्टकी जो कि सामाजिक अध्ययन के एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है? ए ऑप्शन है, यह संस्कृत की आनुवांशिकी के कारण होता है। बी है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। सी है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। डी है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। क्या है आंसर बताइए। वाइगोस्टकी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। विकास क्यों होता है? जब समाज में असामाजिक अंतर क्रिया के कारण क्या होता है? विकास होता है। ये वाइगोस्टकी का कहना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? आपको क्वेश्चन क्या बताना, कौन सा इनमें से नहीं है। ए ऑप्शन है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अगला है भाषात्मक बुद्धि। कौन सा? हवार्ड गार्डनर। गार्डनर का पूरा नाम क्या था? हवार्ड गार्डनर। इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। भावात्मक बुद्धि ये नहीं है, और बाकी ये जो तीनों दिया हुआ है ये सब इनके द्वारा दिए गए अभिमान निर्धारित किया गया है। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? अगला प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? मतलब बुद्धि है क्या? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। बी है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। सी है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। या डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? डी उपरोक्त सभी। यानी कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता को भी कहते हैं, और सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, और संक्षिप्त तार्किकता भी का नाम भी क्या है? बुद्धि है। अगला प्रश्न है,
घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। फिर पियाजे आ गया। आप लोगों को पियाजे की चारों अवस्थाओं को समझ लेना और चारों अवस्थाओं को का जो केंद्रीय तथ्य है उसको भी आप लोग को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ए आंसर है एक ऑप्शन दिया हुआ सेंसरी तंत्रिका तंत्र यानी सेंसरी मोटर स्टेज, बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया यानी फॉर्मल ऑपरेशन प्रोसेस दिया हुआ इसमें। तो इसमें से कौन सा है? तार्किक रूप से सोचता है। अगर तार्किक रूप से चिंतन दिया होता तो औपचारिक संचालन प्रक्रिया अवस्था होती, यानी कि जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती वो होती। लेकिन यहाँ दिया तार्किक रूप से सोचता है। तार्किक रूप से सोचता यानी कि मूर्त संचालन होगा। ठीक है, क्या होगा? मूर्त संचालन होगा। सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? मतलब महिलाएं स्वीकार्यता होता है या प्रतिरोध होता है, क्रांति होता है, अनुकूलन होता है। तो क्या नहीं होती हैं? मोस्टली महिलाएं प्रतिरोध नहीं होती हैं। बी ऑप्शन सही है। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वैयक्तिक केस स्टडी की बात कर रहा है। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास। बी है व्यक्ति निर्धारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। सी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्या है सही? सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। कल भी हम आप लोग को बताए थे IQ निकालने का सूत्र क्या होता है? MA बटा CA इंटू 100, यानी कि इसी सूत्र से निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है? पता करना है कि यदि उसकी मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष है और कॉनिकल एज 4 ईयर है, यानी उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी? इस पे रख करके सॉल्व करेंगे हम। तो क्या होगा? 4 क्या आएगा निकल के? 125। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? यानी कहने का प्रश्न को समझिए। पहले ये कह रहे हैं अगर बच्चे को रचनात्मक निर्धारण करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, तो उसमें से क्या कौन सा सही नहीं है? उसके लिए कौन सा सही नहीं है? सही है ये प्रश्न नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है वार्तालाप कौशल, बी है बहुविकल्पी प्रश्न, सी है परियोजना कार्य, डी है मौखिक प्रश्न। तो सही आंसर क्या है? बी बहुविकल्पी प्रश्न। यदि हम रचनात्मक कार्यों का निर्धारण कर रहे हैं और बच्चों को बहुविकल्पी प्रश्न दे दें, यानी 4 प्रश्न अगर दे दें, तो 4 प्रश्नों में बच्चा सीमित हो जाता है। उसकी अपनी चारों में से कोई न कोई एक ऑप्शन उसको चुनना ही होता है, इसलिए वो अपने रचनात्मक कार्यों को नहीं दिखा पाता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस
तरह पढ़ाएंगे? किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन ए है कक्षा के साथ, बी है कक्षा उच्च कक्षा के साथ, सी है समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी है जब वे चाहें। सही ऑप्शन है समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र का चिन्हित करना, बी है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, डी है छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। सही आंसर कीजिए कि नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, यह किसने कहा है? स्टूडेंट, किसी भी परीक्षा में आप लोग देखे होंगे एक न एक से दो डिफिनीशन अवश्य ही दिया रहता है, इसलिए डिफिनीशन की तैयारी कभी एक समय ना करिए, जब जहाँ मिले उसको रट लीजिए, 2-3 बार इसको नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्कीनर ने कहा है। अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। तो सबसे पहले जब मनोविज्ञान शब्द आया या मनोविज्ञान की कंसेप्ट आया तो सबसे पहले मनोविज्ञान को लोग क्या समझते थे? आत्मा का अध्ययन समझते थे। उसके बाद मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना का अध्ययन समझने लगे, उसके बाद मन का अध्ययन समझते हैं, और आधुनिक समय में क्या है? इसको व्यवहार का अध्ययन समझते हैं। मनोविज्ञान को क्या समझा जाता है? व्यवहार का अध्ययन। अगला और लास्ट प्रश्न है हिंदी अक्षरों के बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? पढ़ने तो बच्चे 3 वर्ष से ही लगते हैं, लेकिन सही पहचान करते हैं 5 वर्ष की आयु में। स्टूडेंट, आज का 20 प्रश्न समाप्त हुआ। 70 से लेकर के 90 प्रश्नों की श्रृंखला कल हम फिर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो या ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, कहीं से भी हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।